हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो एक बार फिर से मैं एक नया लेक्चर आप मेरे लेके आया हूँ और इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिससे हमने पहले आपको मैकेनिक्स पढ़ाया। तो जिस तरीके से मैकेनिक्स में आपको ये बताया गया कि कैसे फोर्स का बिहेवियर होता है और कैसे फोर्स के लगने के बाद कैसे सर्कुलर मोशन, उसके बाद मैंने पढ़ा इंडुलम पढ़ा, फिर कोलिजन पढ़ा, फिर बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़ा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह पढ़ा, फिर आपका ग्रेविटेशन पढ़ा। उससे जो पूरा ये अब से जो नया चैप्टर स्टार्ट होंगे, उससे जो ये चैप्टर होंगे बहुत ही बिल्कुल अलग होंगे आपको देखते हुए, ठीक है। तो उसी अंदाज में एक मैं आपको लेके चलता हूँ और आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसमें हम लोग बेसिकली सॉलिड्स के बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे सॉलिड्स अपना बिहेवियर शो करता है। क्लियर है? देखिए कैसे। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। इधर से मान लीजिए हमने कोई एक फोर्स लगाया F, क्या लगाया फोर्स F, इसको कंप्रेस किया हमने। तो कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, इसकी साइज कुछ ऐसे हो जाएगी। हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने के बाद जो है इस सॉलिड बॉडी का शेप इस तरीके से हो गया, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी अगर सॉलिड बॉडी पे फोर्स लगाया जाए तो फोर्स लगाने से उसके शेप और साइज में चेंज आ जाती है जिस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी एक सॉलिड बॉडी है, एक सॉलिड बॉडी थी। इस बॉडी पे हमने जब फोर्स लगाया F, तो ये क्या हो गया, इसका शेप चेंज हो गया। क्लियर है? लेकिन ऐसा रियल में होता नहीं है। एक्चुअल में ऐसे आपको कोई भी बॉडी नहीं दिखेगी रिजिड, ठीक है, कि जिसको फोर्स लगाएं और उसकी शेप साइज और चेंज नो, ठीक है। फोर्स लगा तो आपकी बॉडी का शेप और साइज चेंज होना तय है। कोई कहता है कि कोई सॉलिड बॉडी से, मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, विथ थोड़ी लाइट प्रॉब्लम है, वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो हमारी अभी सही चल रही है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, तो हमने क्या बताया आपको कि एक्चुअल कोई भी जो सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी को जब कंप्रेस किया जाता है तो उसके शेप और साइज में चेंज आता है, ठीक है। अब जैसे मार्कर है, इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे दबाया, क्या इसकी शेप और साइज में चेंज हुआ? नहीं। लेकिन एक्चुअल में इसकी शेप और साइज भी चेंज हुई होगी, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाया जाएगा तो उसके शेप और साइज में चेंज होगा, ठीक है। तो ये फोर्स लगाया। अब हम बात करते हैं, एक इसमें फोर्स आएगा आपको डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, इसको देखते हैं। देखिए डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है। डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, मतलब जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई बॉडी है, किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, ठीक, और इस फोर्स की वजह से बॉडी के शेप और साइज में चेंज हो गया, उसको हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या क्या कहता है? द फोर्स विच कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। हमने क्या कहा कि एक ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर दे, मतलब जैसे फोर्स लगाया और फोर्स लगाने की वजह से बॉडी के शेप और साइज में चेंज हो जाता है, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स समझ में आया? तो फोर्स विच चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है। नोट करिए इसको, तो तुरंत नोट करिए वीडियो को पॉज करके। मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरे की सेटिंग।
ओके, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। ओके, चलिए, थोड़ा सा दिक्कत है वीडियो क्वालिटी में, कोई बात नहीं। देखिए, ये है हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। अब मैं क्या समझा रहा हूँ, देखिए क्या है, जैसे कोई भी बॉडी है, क्या है, कोई बॉडी है, जिस बॉडी पे फोर्स हमने लगाया और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी। दूसरा टर्म समझा देते हैं आपको, इलास्टिक बॉडी क्या है? इलास्टिक बॉडी कहता क्या है कि द बॉडी विच कैन regain its original shape and size after the removal of डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए क्या है, हमने क्या बताया कि इलास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने की वजह से उसके शेप में, साइज में चेंज आएगा, और जैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कर देंगे, वहाँ से हटा देंगे, हटाने के बाद क्या होगा कि बॉडी फिर से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगी। ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में हमारा आ जाएगा रबर। क्या आ जाएगा? रबर। ठीक है, इसको बोलते हैं रबर, यानी कि रबर क्या है, रबर को जब खींचते हैं और खींचने के बाद डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा देते हैं, तो अपन फिर से ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है। ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए जल्दी से। ठीक है, ओके, थोड़ा सा मैं मार्कर में अपना इंक डाल दूँ। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। ओके, नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिए? ठीक है, हो गया नोट, इलास्टिक बॉडी। ओके, ठीक है, इरेज करते हैं यहाँ से, फिर आगे टर्म समझते हैं। दिल है कि पढ़ने से मानता नहीं, दिल है कि पढ़ाने से मेरा मानता नहीं। कोई बात नहीं, वीडियो को देखिए ध्यान से। अब मैं बात करता हूँ, ये तो इलास्टिक बॉडी हो गई। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक बॉडी की। किसकी बात करते हैं? प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, प्लास्टिक बॉडी क्या है? प्लास्टिक बॉडी कहता है कि यदि किसी के पर फोर्स लगाया जाए, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए और उसको खींचा जाए ऐसे, ठीक है, और खींचने के बाद क्या होता है कि बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर लेती है पूरी तरीके से। मतलब कोई बॉडी है और अपने ओरिजिनल शेप और साइज को वो पूरी तरीके से रीगेन नहीं कर पाती है, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखते हैं द बॉडी which is not completely
regain its original shape and size. Shape and size is called plastic body. प्लास्टिक बॉडी, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। देखिए क्या है कि जब कोई बॉडी जो है पूरी तरीके से यानी कंप्लीटली, जब कोई बॉडी कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन नहीं कर पाती है, उसी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिक बॉडी। और जब पूरी तरीके से नहीं कर पाती है, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। एग्जाम्पल में इसका आ जाएगा आपका क्वार्ट्ज। एग्जाम्पल में आ जाएगा क्वार्ट्ज। क्या है? क्वार्ट्ज। ये क्वार्ट्ज जो है मोस्ट प्लास्टिक बॉडी होता है। क्वार्ट्ज जो है हमारा मोस्ट प्लास्टिक बॉडी होता है, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को पूरी तरीके से गेन नहीं कर पाती है, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। और क्वार्ट्ज जो है कि मोस्ट प्लास्टिक बॉडी है। क्या है? मोस्ट प्लास्टिक बॉडी है, ठीक है। तो ये आपका प्लास्टिक बॉडी, इसको नोट करिए ज़रा, तो नोट करिए जल्दी से। ठीक है, नोट कर लीजिए। और लाइट आ गई। ये क्वार्ट्ज थोड़ा सा गलत हो गया, इसको इरेज करते हैं। क्वार्ट्ज नहीं होता है इसमें, ठीक है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं सर, आप तो पूरा गलत पढ़ा दिए। कोई बात नहीं, ये आपका क्वार्ट्ज जो है इलास्टिक बॉडी में आता है, ठीक है। मुझसे सॉरी, गलती होगी थोड़ा सा, नोट कर लीजिए इसको। ये है आपका प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। इरेज कर दें? ओके, इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक बॉडी क्या होता है? प्लास्टिक बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसे कोई टेंडेंसी नहीं अपने ओरिजिनल शेप और साइज को गेन कर ले, ठीक है। ओके, इरेज करते हैं इसको, ठीक है। इलास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, देखिए क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी बॉडी है, अगर वो अपने शेप और साइज को पूरी तरीके से गेन कर लेती है, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं इलास्टिक बॉडी। और जो बॉडी जो होती है, देखिए कोई भी बॉडी जो है पूरी तरीके से क्या होती है, पूरी तरीके से मतलब अपने शेप और साइज को चेंज नहीं करती है, ये है आपका परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यानी अगर कोई बॉडी है और वो पूरी तरीके से मतलब पूरी कंप्लीटली अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेती है डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसमें क्या लिखेंगे? द बॉडी विच इज completely regain its
ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी अगर कोई बॉडी है और वो पूरी तरीके से अपने शेप और साइज को गेन कर लेती है, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, पूरी तरीके से अपने शेप और साइज को चेंज कर चुकी है। इसका एग्जाम्पल है क्वाड्स। क्या है बाबू? क्वाड्स। मेरे प्यारे बच्चों, क्वाड्स जो है ये होता है मोर इलास्टिक बॉडी। मैं आपको प्लास्टिक में लिखा दिया था, ये इलास्टिक बॉडी है। क्वाड्स क्या है आप लोग का? मोर इलास्टिक बॉडी। क्वाड्स क्या है? मोर इलास्टिक बॉडी है। तो जो बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को पूरी तरीके से रिगेन कर लेती है, ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं मोर इलास्टिक बॉडी। ठीक है, एग्जाम्पल आपका क्वाड्स जो है मोर इलास्टिक बॉडी है। नोट कर लीजिए इसको। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते हैं। वीडियो क्वालिटी सही है हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भी सब क्लियर है। ठीक है, इरेज कर दे इसको। ओके, ठीक है, इरेज कर दे इसको। ओके, ध्यान से देखिए। अब आपका नेक्स्ट हेडिंग से पढ़ाते हैं आपको इलास्टिक बिहेवियर इन मॉलिक्यूलर मोशन। इलास्टिक बिहेवियर इन मॉलिक्यूलर, ठीक है, इलास्टिक बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज, ये हमारा हेडिंग है। किस तरीके से जो इंटर एटॉमिक है, जैसे हमारे इंटर मॉलिक्यूल्स हैं किसी भी सॉलिड बॉडी में, उनके बीच में जो है किस तरीके से इलास्टिक बिहेवियर होता है। ठीक है, मैं आपको एक ग्राफ से समझाता हूँ। ये देखिए, ये हमारा क्या है? ग्राफ है। ठीक, इस तरीके से ग्राफ है। ये हमारा है एनर्जी और ये है हमारा आर, यानी मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्या है इधर? आर वाला एक्सिस है। ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, वो चेक कर लेते हैं बैक कैमरे से। वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा उसको ऊपर बनाता हूँ। ओके, वीडियो में नहीं आ पा रहा है, इसको मैं ऊपर बनाता हूँ। देखिए, यहाँ से ऐसे, ये वाला। ठीक, अब दिखाई दे रहा है वीडियो में? हाँ, अब दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ये है हमारा एनर्जी और ये है हमारा आर, यानी कि मॉलिक्यूलर डिस्टेंस एक्सिस। अब यहाँ पे ये सवाल है कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स है, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स है और यहाँ मॉलिक्यूल्स है, ये और ये सारे को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया गया है। किससे? स्प्रिंग से। ऐसे एक दूसरे के साथ क्या है? पूरे स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ऐसे झुम 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 थाम से। ठीक है, देखिए, तो इस मॉलिक्यूल्स और इस मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी कितनी है? आर नॉट मान लेते हैं। कितना है? आर नॉट है। यहाँ भी कितना है? आर नॉट। यहाँ से भी यहाँ आर नॉट।
और ये आर नॉट, यहाँ से भी आर नॉट और यहाँ सब आर नॉट है। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है। जो सारे मॉलिक्यूल्स किससे कनेक्टेड हैं? एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो स्प्रिंग से कनेक्टेड है तो इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब इसमें से किसी एक को मैं खींचूं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को ऐसे खींचूं तो सारे स्प्रिंग क्या हो जाएंगे? नीचे की तरफ खींच जाएंगे। जैसे ये है, इसमें से किसी एक मॉलिक्यूल्स को मैं ऊपर खींचते, सारे ऊपर ऐसे मतलब चारों तरीके से खींचा जाए चारों तरफ से, तो स्प्रिंग पूरी तरीके से क्या हो जाएगी? खींच जाएगी और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जनरेट हो जाएगी। इस पॉइंट पे देखा गया, इस पॉइंट पे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहे? मिनिमम। अब यहाँ ये क्या है? पोटेंशियल मिनिमम का मतलब क्या है? अगर कोई भी चीज़ है, अगर कोई भी यहाँ पे यही है, स्प्रिंग और मॉलिक्यूल्स एक साथ कनेक्टेड है, तो ये सभी स्टेबल तभी रहेंगे, मतलब ये स्प्रिंग जो है स्टेबल तभी रहेगी जब इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? मिनिमम होगा। क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। यानी किसी चीज़ को स्टेबल होने के लिए उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या रहनी चाहिए? मिनिमम रहनी चाहिए। फॉर स्टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। जैसे देखिए कैसे, अगर इस पॉइंट पे ऊपर ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन खींच दूँ और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम आर नॉट। क्या मान लेते हैं? आर नॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जरा, जैसे जैसे हम इस आर की वैल्यू को इसे कम करते जाएंगे, जैसे जैसे आर की वैल्यू है, इस आर नॉट की वैल्यू को कम करते जाएंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आर की वैल्यू हम लोग कम कर रहे हैं, ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे आर नॉट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ये बढ़ा दिया ऐसे, तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? मिनिमम हो रही है। यानी कि आर नॉट की वैल्यू को कम कर रहे हैं, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, क्योंकि आर नॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स विच आर कनेक्टेड विथ स्प्रिंग। यानी दो मॉलिक्यूल जो स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, इनके बीच की दूरी आर नॉट है, और जैसे ही आर नॉट कम होगा मतलब स्प्रिंग कंप्रेस होगा। तो स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और जैसे ही स्प्रिंग को अगर हम एक्सपेंड करें, यानी कि खींचे, फिर तब भी क्या हो जाएगा? हमारा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से कंसेप्ट ये उठता है कि अगर किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करें या फिर एक्सपेंड करें, दोनों ही केस में पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ती हुई नज़र आएगी। यानी कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जिस पॉइंट पे मिनिमम है, उसी पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या है? मॉलिक्यूल्स स्टेबल हैं। अदरवाइज आर नॉट की वैल्यू को कम करें, यानी कि कंप्रेस करें, तब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। और आर नॉट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, उस दौरान भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा। यानी नोट क्या करने वाली पॉइंट है, फॉर कंप्रेसिंग स्प्रिंग, फॉर कंप्रेशन इन स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन है तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, या फिर फॉर एक्सपेंशन इन स्प्रिंग, अगर स्प्रिंग को एक्सपेंड कर दिया जाए, एक्सपेंड इन स्प्रिंग, तब भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? इंक्रीज करेगा। और पोटेंशियल मिनिमम कब रहेगा? जब स्टेबल रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा जब कंप्रेस होगा, और पोटेंशियल एनर्जी
उस दौरान भी बढ़ेगा जब स्प्रिंग को हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो अगर स्प्रिंग को कंप्रेस यानी और नॉट की वैल्यू को कम करेंगे, जब और नॉट की वैल्यू कम करेंगे तो ग्राफ से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ती हुई नजर आएगी। और इसी आर की वैल्यू को मैं अगर एक्सपेंड करूँ यानी बढ़ाते जाऊँ, उस दौरान भी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। यानी आप स्प्रिंग को कंप्रेस करें या फिर इलोंगेट करें, दोनों ही केस में स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी आपको बढ़ती हुई नज़र आएगी। गॉट माई पॉइंट। ग्राफ बनाइए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बाबू, नोट कर लीजिए। ओके, वीडियो क्वालिटी सही चल रही है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करिए। ओके, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है, इसको रीच करते हैं। अब हेडिंग लगा दीजिए स्ट्रेस। हेडिंग लगाइए स्ट्रेस। स्ट्रेस हेडिंग लगाइए। ठीक है, देखिए स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस में समझाता हूँ स्ट्रेस क्या है। ठीक, जैसे मान लेते हैं हमारी एक बॉडी है ऐसे रेक्टेंगल की तरह करके, ठीक, इसका एरिया ए मान लेते हैं, इसकी एरिया पूरा क्या है, ए है। ठीक, हमने फोर्स लगाया, मान लेते हैं एफ। कितना लगाया फोर्स, एफ। इसकी एक यूनिट एरिया है, यहाँ पे एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक यूनिट। ठीक, तो जो आपका स्ट्रेस होता है, ये स्ट्रेस जो होता है ये होता है आपका फोर्स। ये आपने जो फोर्स लगाया एफ पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस क्या होता है, पर यूनिट एरिया फोर्स। यानी एक यूनिट के एरिया पे जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं, जो फोर्स सेटअप करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। यानी एक यूनिट के एरिया पे लगा हुआ जो फोर्स होता है, फोर्स, उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और ये सिग्मा इक्वल टू होता है एफ अपॉन में, यानी ये हो गया फोर्स और ये हो गया हमारा एरिया। सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। लाइट थोड़ा सा कट गई है, उसको आप लोग मेंटेन करिएगा, वीडियो क्वालिटी को ध्यान में देखते हुए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्ट्रेस की यूनिट का, इसकी बात करें यूनिट, फोर्स का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, न्यूटन m के पावर -2। ठीक है, ये है हमारा स्ट्रेस की यूनिट। अब इसके डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन न्यूटन यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे है आपका एल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका ml l के पावर -1 और t के पावर -2। ये है आपका न्यूटन फोर्स यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे एल स्क्वायर l के पावर -2, तो ml -1 t के पावर -2। ठीक है, ये है आपका यूनिट, और इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा अपन एफ अपन ए जो है, इसको हम लोग पास्कल्स भी बोलते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल। स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग बोलते हैं पास्कल। क्या बोलते हैं यूनिट, पास्कल। ठीक है,
तो ये है आपका डायमेंशन और ये है यूनिट। नोट कर लीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों, नोट करिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। वीडियो को थोड़ा सा मेंटेन करिएगा आप लोग, लाइट की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, नोट कर लीजिए। नोट करिए जल्दी, ठीक है। ओके, इरेज कर दें। अब देखिए क्या है, अब मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, ठीक है, जैसे रॉड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, रॉड है हमारे पास, क्या है, रॉड है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस रॉड के ऊपर हमने एक फोर्स लगाया F इस डायरेक्शन में, और इसका लेंथ मान लेते हैं कितना है, L है। लेंथ कितना है, यहाँ से L मान लेते हैं, ठीक। फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ कि इसके साइज में क्या हो गया, चेंज आ गया, यानी कितना चेंज हुआ, डेल्टा L बढ़ गई, और ये हमारी थी ओरिजिनल लेंथ L, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसे क्या समझाना चाहते हैं। मैंने फोर्स लगाया F, क्या लगाया, F, और इस फोर्स लगाने की वजह से इस रॉड के लेंथ में क्या हो गया, चेंज हो गया। किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया, यानी मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया और इसी डायरेक्शन में इसका लेंथ का चेंज हो गया। क्या हो गया, तो फोर्स लगाया F और लेंथ में चेंज हुआ डेल्टा L। तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या कहता है कि यदि मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स F लगाया और ये डिफॉर्मिंग फोर्स अगर रॉड के लेंथ में चेंज कर दे, किसमें चेंज कर दे, रॉड के लेंथ में, उसको हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। If the deforming force change the length of body, change the length of body in the direction of applied force, the deforming force change कर दे in the length of body in the direction of force, in the direction of applied force, applied force is called, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यानी कि यदि डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया F और इस फोर्स F की वजह से अगर किसी बॉडी के लेंथ में चेंज आता है, किसमें चेंज, लेंथ में, तो अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने की वजह से किसी बॉडी के अगर लेंथ में चेंज आता है और किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, या इसी को हम लोग और नाम से जाने जाते हैं, कहते हैं, और वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस जो है, इसी को हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस।
यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, नीचे नोट पॉइंट में लिख लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेस लिखिए, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, longitudinal stress is known as टेंसाइल स्ट्रेस। नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। यानी लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को क्या कहेंगे हम लोग, टेंसाइल स्ट्रेस, और ये केवल लेंथ में चेंज होता है। फोर्स लगा, फोर्स की वजह से अगर लेंथ में चेंज आता है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिधर फोर्स लगा है और उसके लेंथ में उसी डायरेक्शन में चेंज आता है, उसी को हम लोग कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, ये है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। नोट कर लीजिए इसको, क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए, ओके, इरेज कर दें। ठीक है, अब देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। अगर मान लेते हैं हमारा फिर से वही रॉड है, इसका रॉड का लेंथ L है और इस रॉड की एरिया मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी है, A है। क्या है, A है। अब क्या किया जाता है, इसको कंप्रेस किया जाता है। तो जब कंप्रेस करेंगे तो मान लेते हैं इसकी लेंथ में कितना चेंज हुआ, पहले ओरिजिनल था, कंप्रेस किया गया ऐसे, तो डेल्टा एल इसके लेंथ में क्या हुआ, डिक्रीज इन डेल्टा एल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, फोर्स इधर लगा। ठीक, यानी ये जो फोर्स एफ है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लग रहा है, और जब फोर्स क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगने की वजह से इसके लेंथ में डिक्रीज आ रहा है, क्या आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है। ऐसे स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्या होता है, कंप्रेशनल स्ट्रेस। क्या है, कंप्रेशनल स्ट्रेस। देखिए क्या है कंप्रेशनल, ये हमारा एक रॉड था, जिस रॉड का लेंथ L, एरिया A था, तो इसके पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स F लगा, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो गया, स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया पे लग रहा है, क्या होगा, स्ट्रेस, और इसके लेंथ में डिक्रीज हो रहा है, यानी लेंथ में कमी, तो उसको क्या किया जा रहा होगा, कंप्रेस। कंप्रेस करेंगे तभी तो लेंथ में चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, इफ फोर्स अप्लाइड per unit, force applied per unit cross sectional area of the body and length of the body decreases, length of the body decrease in direction of applied force is called compressional stress. ठीक है,
यानी किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाइड किया उसके पर यूनिट एरिया पे, और उस बॉडी के लेंथ में चेंज आ जाता है अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में, इसी को हम लोग कहते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। गॉट माई पॉइंट? नोट करिए इसको, डेफिनेशन को नोट करिए। ओके, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। ठीक है, इरेज करते हैं इसको। ओके, अब यहाँ देखिए, यहीं पे समझा देते हैं। अगर इसका एरिया मान लेते हैं कितना है, ए है। क्या है एरिया? ए है। अब क्या कहता है कि चारों तरफ से अगर किसी रॉड पे चारों तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स लगाया जाए, इसे एरिया ए है, और अगर रॉड के चारों तरफ से अगर एक इक्वल फोर्स लगाया जाए, यानी कि फोर्स कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो किसी भी एरिया पे अगर फोर्स यूनिफॉर्म लग रहा है, यानी इक्वल फोर्स लग रहा है चारों तरफ से, तो हर एक डायरेक्शन से अगर इक्वल फोर्स लगे, यानी फोर्स कैसा है, यूनिफॉर्म है, तो चारों तरफ से यूनिफॉर्म फोर्स लगता है किसी एरिया पे, इस स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इस स्ट्रेस को? इस स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्या कहते हैं? लिखिए जरा तो, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। जैसे देखिए क्या है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। क्या है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस? इफ deforming force acts on the rod from all sides is uniform, then on per unit area, then this type of stress is called hydrostatic stress. ठीक है, कोई पूछे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या है, तो कोई भी रॉड हो, कोई भी बॉडी हो जिसका एरिया ए है और उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाया जा रहा है, जो सारी फोर्स क्या है, इक्वल फोर्स लग रहे हैं, यूनिफॉर्म फोर्स है, यूनिफॉर्म फोर्सेज हैं, तो ऐसे स्ट्रेस जो होगा उसको कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, वीडियो को नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी नोट कर लीजिए तुरंत। ठीक है, नोट करिए, मैं साइड हट जाता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, ओके, इसको इरेज कर दें। ठीक है, अब देखिए क्या है, जैसे हमारा मान लेते हैं कोई ऐसे बॉडी है, ठीक है, ऐसे सरफेस पे क्या दिया, कोई बॉडी रख दिया गया है।
ठीक है। ये वाला सरफेस जो है आपका कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब इसे फोर्स लगाने पे चेंज नहीं होगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक ऐसे फोर्स लगाया F, ठीक, फोर्स लगाया हमने F, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ये कोई बॉडी है और ये उसका क्या है, सरफेस है, ठीक। इसको मैंने फिक्स किया है इसको, और यहाँ से ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे देखिए, ऐसे चेंज हो रहा है कुछ, ऐसे हो गया, ऐसे देखिए। इसको फिक्स रखना है, ये वाली सरफेस को फिक्स रखा और इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे टेंजेंशियल, ऐसे देखिए, देखिए चेंज हो रहा है कुछ। ये है, क्या है ये चीज़, देखते हैं। इस पे जो हमने फोर्स लगाया था इसकी बॉडी में ऐसे चेंज आया कि नहीं आया चेंज। ये मान लेते हैं कितना एंगल मान लेते हैं, थीटा, और यहाँ लेंथ मान लेते हैं कितना चेंज हुआ, डेल्टा एल चेंज हुआ, ठीक है। इसको जब मैंने फिक्स देखा, कॉपी नोटबुक कैसे इस तरह से बेंड हो गया, यानी इस पे जब फोर्स लगाया जाए तो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगी कॉपी। कोई भी बॉडी है, इसको फिक्स किया जाए, इसको ऐसे फिक्स किया जाए और इस पे ऐसे फोर्स लगाया जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा चेंज। तो जब मैंने कोई फोर्स लगाया और ये फोर्स कैसा था, टेंजेंशियल फोर्स, कैसा था, टेंजेंशियल, एकदम टेंजेंट की तरफ फोर्स लगा। तो जब किसी बॉडी पे टेंजेंशियल फोर्स लगता है और उसमें जो चेंज प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। देखिए जैसे टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस देखिए क्या है। इफ a tangential force, if a tangential force acts on a body, if a tangential force acts on a body and tangential force acts on a body in its cross-sectional area, then change produces is called tangential stress, it's called tangential stress। नोट पॉइंट क्या है इसका, इसी टेंजेंशियल स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं शियरिंग स्ट्रेस। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस is known as tangential stress is known as shearing stress, shearing stress, ठीक है। तो यदि किसी बॉडी पे हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया और उसकी वजह से इसमें कुछ चेंज प्रोड्यूस हुआ इसके एरिया पे, उसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। और स्ट्रेस क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया उसके एरिया ए पे, तो उसको भी जो चेंज प्रोड्यूस होता है उसको कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी फोर्स अपन क्या कहलाता है, स्ट्रेस। और ये फोर्स कैसा है, टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस। कंप्रेस किया जा रहा है तो कंप्रेसिबल स्ट्रेस, ठीक है। और लेंथ में अगर चेंज हो रहा है जिस फोर्स की वजह से, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। इसको अपन नोट कर लीजिए, ठीक है।
नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके तुरंत नोट कर लीजिए, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं, आगे लेक्चर में कंटिन्यू किया जाएगा। तो जितना मैंने पढ़ा है उसको जाके आप लोग रिवीजन करिए, ठीक है, रिवाइज करेंगे तो कुछ जल्दी समझ में आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, चलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।